टॉपिक चल रहा था हमारा फर्स्ट यूनिट का, जिसमें हम पढ़ रहे थे स्कूलिंग एंड एजुकेशन। मैम आपका माइक ऑफ है। ओके। स्कूलिंग एंड एजुकेशन एट विजुलाइज्ड बाय डिफरेंट वेस्टर्न एंड इंडियन थिंकर्स, जिसमें रूसो का आप पढ़ चुके हो, जॉन डेवी का आप पढ़ चुके हो, मोंटेसरी का आप पढ़ चुके हो, गांधी जी का आप पढ़ चुके हो, टैगोर का भी, कृष्णमूर्ति का भी। आज रहता है आपका विवेकानंद, गीजू भाई, अरविंदो। विवेकानंद का हो गया था कल, शायद नहीं हुआ था। विवेकानंद का रहता है आपका, गीजू भाई का, अरविंदो का एंड महर्षि दयानंद सरस्वती। ठीक है, इनके व्यूज आपके रहते हैं, जिनको क्या करना है अभी आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले करेंगे हम विवेकानंद कौन थे, ठीक है, और उनकी फिलोसफी क्या थी हमारी एजुकेशन को लेकर। ठीक है, हाँ तो रितु बताइए क्या थे भाई विवेकानंद के बारे में। कल दिया था ना मैंने आपको कि आपसे पूछूंगी। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम विवेकानंद के बारे में, हाँ जी। उनका उपनाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनका जन्म 12 जनवरी 1869 में हुआ था। जन्म स्थान कोलकाता था। उनकी मृत्यु 4 जुलाई 1992 में हुआ था। उनका पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। उनकी शादी नहीं हुई थी। वो कथे कायस्थान पर थे। जाति उनकी कायस्थान थी। मैम वो वैदिक सनातन परंपरा से जुड़े हुए थे। उन्होंने सनातन के बारे में बहुत ज्यादा मतलब प्रचार किया है। और हिंदू धर्म वैदिक संतरा परंपरा के थे। नागरिकता वो भारत के थे। और उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। उनके उनके कथन पे और उनकी उनकी क्या कहते हैं, उनके बताए हुए राह पे ये चले। उन्होंने मतलब मठ की स्थापना की थी, जिसका नाम था रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन इन्होंने किया था मैम। और इनका ये कहना था कि बच्चों को ना अपने ऊपर डिपेंड होना चाहिए। और भारतीय संस्कृति और उन्होंने एक उन्होंने अमेरिका में जाके ना शिकागो शहर में विश्व धर्म महासभा में भाग लिया था। और वहां पे उनका एक नारा बहुत फेमस हुआ था, जहाँ पे मेरी अमेरिकी भाइयों और बहनों कहकर उन्होंने बुलाया था, जिनसे उनका मतलब वहां के लोगों का दिल जीत लिया था। उन्होंने कहा अगर उन्होंने महिला के प्रति भी बात किया था। उन्होंने कहा था अगर आप महिला को शिक्षा नहीं देंगे, इससे समाज का विकास नहीं होगा। आपको महिला को भी शिक्षा देना पड़ेगा। उनका मेन उद्देश्य था मानव सेवा करना और अपने धर्म के प्रति प्रचार करना। मैम इतना मैंने करा। हाँ जी, तो देखिए भाई विवेकानंद के बारे में इन्होंने बताया है। अब हम बात करेंगे विवेकानंद कौन थे। ये तो क्या है रितु बता चुकी है। अब इनकी फिलोसफी के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना कि विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ, फिर उनकी मृत्यु। ठीक है, ये पढ़ लेना। उसके बाद क्या है, मेन आती है इनकी फिलोसफी क्या है। तो स्वामी विवेकानंद की जो एजुकेशन के प्रति क्या इनका रवैया था, उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो स्वामी विवेकानंद जो वहाँ पर उस टाइम पे जो लॉर्ड मैकाले थे, उनके द्वारा प्रतिपादित जो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था थी, उनके विरोधी थे। लॉर्ड मैकाले क्या बोल रहे थे कि हमें शिक्षा क्या है, इंग्लिश मीडियम में हमें प्रोवाइड करानी है भारतीयों को। ठीक है, लेकिन जो विवेकानंद जी थे, स्वामी विवेकानंद, वो इसके फेवर में नहीं थे, वो अगेंस्ट थे कि अगर हम भारतीय हैं तो हमें हमारी भाषा में क्या है शिक्षा प्रोवाइड कराई जाए। हमारी हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, ठीक है, हिंदी नहीं, यानी कि जहाँ जहाँ पर जो लैंग्वेज है उस भाषा में क्या है हमें शिक्षा दी जाए। ठीक है, इनके शिक्षा का उद्देश्य है, क्योंकि क्या था अंग्रेजों का जो शिक्षा का, उन्होंने फिल्ट्रेशन थ्योरी को अपनाया था। फिल्ट्रेशन थ्योरी में यानी कि जो रिचेस्ट फैमिली हैं उनके बच्चों को आप शिक्षा दो, उनको क्या है बड़े क्लर्क की पोस्ट पे दो, और फिर उनसे छन के एजुकेशन क्या है नीचे तबके वाले लोगों तक पहुंच जाएगी, जो अमीर नहीं है वहां तक भी थोड़ी थोड़ी एजुकेशन पहुंच जाएगी। यानी कि ये जो अंग्रेज थे ये इंडियंस की डेवलपमेंट नहीं चाहते थे। इनको तो सिर्फ क्या था, क्योंकि इंग्लैंड से ये बुलाते थे, क्लर्क बुलाते थे, वो इनको महंगा पड़ता था, लेकिन इंडियंस को इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, ताकि हमें क्या है सस्ते में क्या मिल जाए,
उनको क्या प्रोवाइड हो जाए, क्लर्क मिल जाए, ठीक है। वो सिर्फ क्या है, बाबुओं की संख्या बढ़ाना चाहते थे, ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं चाहते थे। और स्वामी विवेकानंद ये चाहते थे, वो क्या थे, जो मैकाले की जो रिपोर्ट आई थी उसके सख्त विरोधी थे। वो ये चाहते थे कि शिक्षा का उद्देश्य है हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें अपने पैरों पर खड़े होना है। लेकिन उन्होंने अंग्रेजों की जो शिक्षा थी उसको क्या है, गलत माना। वो व्यक्तियों को शिक्षित नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ क्या है, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए और उन्हें क्लर्क बनाने के लिए ही बात कर रहे थे। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि अगर हम किसी बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उसके चरित्र का निर्माण कर रहे हैं, उसको समाज सेवा की भावना हमें विकसित करनी है, ठीक है, शेर जैसा साहस पैदा हमें करना, ठीक है। यानी कि अंग्रेज इन शिक्षाओं का लाभ हमें नहीं दे रहे थे और वो ये बोल रहे कि हमें ये शिक्षा उन्हें देनी है। तो स्वामी जी क्या थे, सैद्धांतिक शिक्षा के पक्ष में नहीं थे, वो थे व्यवहारिक शिक्षा। बच्चे को क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए, ठीक है, ताकि वो उसका फ्यूचर तैयार कर सके, उसको प्रैक्टिकल सिखाया जाए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा के लिए कुछ बेसिक्स प्रिंसिपल्स दिए, जिसमें उन्होंने बताया सबसे पहला, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो बच्चे की फिजिकली, मेंटली और उसकी क्या है, उसकी धार्मिक डेवलपमेंट कर सके, ठीक है। हमें ऐसी शिक्षा देनी है जिससे बच्चे की फिजिकल, मेंटली, इंटेलेक्चुअल सारी की सारी यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। आज भी हमारी एजुकेशन का सिनेरियो यही है कि हमें ओवरऑल डेवलपमेंट देनी है बच्चे की, ठीक है। उसके बाद बात आती है, इन्होंने बात की एजुकेशन ऐसी हो जो कि बच्चे का करेक्टर बनाए, ठीक है, करेक्टर फॉर्मेशन करे, चरित्र का निर्माण करे, बच्चे के मन का विकास, बुद्धि को विकसित करे और बच्चे को क्या है, आत्मनिर्भर बनाए, ठीक है। तीसरी बात इन्होंने बोली कि हमें बच्चों में लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी क्या है, हमें एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला कि हमें धार्मिक शिक्षा पुस्तकों द्वारा ना देकर आचरण और संस्कारों द्वारा देनी चाहिए, ठीक है, कि हमें बच्चे को क्या कोई धार्मिक पुस्तकें नहीं पढ़ानी, हमें उनको अच्छे आचरण और अच्छे संस्कार सिखाने हैं, तो उनके अंदर अपने आप क्या है, डेवलपमेंट हो जाएगी। उन्होंने कैरिकुलम में बोला कि हमें बच्चे को लौकिक और पारलौकिक दोनों विषय को स्थान देना चाहिए। लौकिक और पारलौकिक का मतलब, लौकिक तो जो आप कंटेंट पढ़ रहे हो वो तो है ही, उसके साथ साथ हमें कुछ हमारे मोरल एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट भी हमें यहाँ पे जोड़ना चाहिए, ताकि बच्चे के अंदर क्या है, संस्कार बने रहे। उसके बाद है, शिक्षा गुरु ग्रह से प्राप्त की जा सकती है, यानी कि इनका मानना था कि एजुकेशन क्या है, हमें गुरुकुल सिस्टम से, यानी कि जहाँ पर गुरुकुल्स हैं वहाँ पर जाकर क्या करना है, हमें शिक्षा लेनी है, ठीक है। यानी कि बच्चों को क्या गुरुकुल्स में भेजो, वहां पर वो शिक्षा प्राप्त करेंगे, ठीक है, और वहीं पे रहेंगे और वहीं पे सीखेंगे। और इन्होंने बताया टीचर और स्टूडेंट का संबंध क्या होना चाहिए, अधिक निकट होना चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चे को अगर कुछ समझ में नहीं आता है, वह अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी कठिनाइयों को उनको बता सके और टीचर क्या है, उसका समय रहते समाधान कर सके। उसके बाद इन्होंने बताया सर्वसाधारण में शिक्षा का प्रचार व प्रसार किया जाना चाहिए, यानी कि एजुकेशन, अंग्रेजों ने तो सोचा था सिर्फ रिच लोग पढ़ेंगे, गरीब लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। और इन्होंने बोला कि एजुकेशन चाहे रिच है चाहे पुअर है, सबके लिए क्या है, एजुकेशन एक समान होनी चाहिए और सबको क्या है, पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। और इन्होंने क्या बोला कि अगर हमें अपने देश की इकोनॉमिक प्रोग्रेस करनी है तो हमें क्या है, टेक्निकल जो एजुकेशन है उसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन की भी व्यवस्था हमें करनी है। और उसके बाद क्या बताया इन्होंने, मानवीय एवं राष्ट्रीय शिक्षा परिवार से ही शुरू करनी चाहिए। मानवीय एवं राष्ट्रीय शिक्षा यानी कि एक मानव है और हमने अपने देश के प्रति क्या अच्छा है, क्या बुराई है, हमें सबसे पहले परिवार में ही बच्चे को, जैसे ही बच्चा बोलना शुरू करता है ऐसे उसको स्टार्टिंग से ही हमें क्या है, अपने राष्ट्र के बारे में, मानवता के बारे में उसे सिखाना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये किसके मत थे आपके, ये मत थे आपके विवेकानंद जी के। क्लियर है सबको? ठीक है बेटा, फिर आइए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। जीजू भाई के
कि फिलॉसफी के अनुसार विद्यालय गतिविधियों एवं शिक्षा के कंसेप्ट को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले गीजू भाई कौन थे, उनकी क्या फिलॉसफी थी, ये प्रीति आपको बोला था, आप करके लाए हो, पढ़ के यस आए हो? मैम। ठीक है, हाँ बताइए। जी। तो पहले हम बात करते हैं फिलोसोफर गिजुबाई की। तो गिजुबाई जो थे उनका पूरा नाम था गिजुबाई शंकर भगवान जी बेदक, और उनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1885 को गुजरात में। तो उनका मानना ये था कि जो बच्चे हैं उनको शुरू से ही, उनके बाल्यकाल से ही हमें शिक्षा देनी करनी चाहिए, शिक्षा मतलब देना स्टार्ट कर देना चाहिए। उनका मानना था कि 6 साल होने की जगह 3 साल से ही उनकी शिक्षा आरंभ कर देनी चाहिए, जिससे कि वो ज्यादा सीखे और बचपन से ही उनके चरित्र का निर्माण हो। तो उन्होंने 1916 से 1920 यानी 4 साल तक वो एक विनय मंदिर के हेडमास्टर मुख्याध्यापक थे। फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने वहां से रिजाइन कर दिया था और एक बाल मंदिर की स्थापना करी थी, जिसका मेन काम था कि जो 3 साल के बच्चे हैं वे उन्हीं को ही एजुकेशन देना शुरू कर दे। गीजू भाई ने लगभग 200 बुक्स लिखी थी। तो गीजू भाई के कुछ एजुकेशनल प्रिंसिपल्स है, वो ऐसे कि उनका जो पहला प्रिंसिपल है वो बताते हैं कि जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा। उनका मानना था कि जो टीचिंग है वो बच्चे पे ज्यादा फोकस करनी चाहिए, ना कि टीचर पे। जो टीचिंग है वो एक बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। उनका दूसरा प्रिंसिपल था बालक के व्यक्तित्व तथा क्षमताओं आदि को समझने का सिद्धांत। मतलब कि जो बच्चे की पर्सनैलिटी और उसकी एबिलिटीज है उसको समझ के ही टीचर उसको टीच करे, जिससे कि वो उनकी एबिलिटीज और उनकी समझ कितनी है, वो कितना एडप्ट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, उसके अकॉर्डिंग उन्हें पढ़ाया जाए। उनका तीसरा सिद्धांत है लव और सिंपैथी, प्रेम और सहानुभूति का सिद्धांत। टीचर शुड ट्रीट चिल्ड्रन विद लव एंड काइंडनेस, अवॉइड स्ट्रिक्ट पनिशमेंट एंड क्रिएट अ फ्रेंडली इन्वायरमेंट। मतलब कि जो टीचर है उसको बहुत ही प्यार और काइंडनेस से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, और उनके सामने स्ट्रिक्ट होना और पनिशमेंट को अवॉइड करना चाहिए, जिससे उनके अंदर डर की भावना पैदा ना होकर उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए। उनका चौथा सिद्धांत है फ्रीडम, स्वतंत्रता का सिद्धांत। इसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो बच्चे हैं उनको इतनी फ्रीडम देनी चाहिए कि वो खुद सोच सके और अपने जो थॉट्स हैं उनको एक्सप्लेन कर सके। उनको फोर्स नहीं करना चाहिए पढ़ाई करने के लिए, मतलब वो अपने आप को फोर्स्ड फील ना करे। उनका जो पांचवा सिद्धांत है वो है बालक की भागीदारी का सिद्धांत, पार्टिसिपेशन ऑफ चाइल्ड। इसमें है जो बच्चा है वो एक्टिवली अपनी जो लर्निंग है उसके अंदर पार्टिसिपेट करे, क्योंकि बच्चा जब ज्यादा इन्वॉल्व होगा किसी चीज में, किसी पढ़ाई में, तो वो ज्यादा अच्छा सीख सकता है। उनका छठा सिद्धांत है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने का सिद्धांत। ये चीज हमने बहुत सारी जगह पे पढ़ी है कि लर्निंग बाय डूइंग से, करके सीखने से बच्चा जितना इफेक्टिव है उसके लिए और जितना ज्यादा वो सीख सकता है उतना वो किसी भी चीज से नहीं सीख सकता। तो गीजू भाई भी यही बात कह रहे हैं यहाँ पे कि डू एंड लर्न इज मोर इफेक्टिव देन जस्ट लिसनिंग। इनका सातवां जो सिद्धांत है वो है आर्ट ऑफ लिविंग, रहने की कला का सिद्धांत। इसमें वो बताते हैं कि जो एजुकेशन है वो उनको ये सिखाएगी कि जो एक अच्छा जीवन कैसे व्यतीत किया जा सकता है, उनको अच्छी हैबिट्स, उनके अंदर वैल्यूज और उनके बिहेवियर को डेवलप करना, ना कि सिर्फ किताबी कीड़ा बनाना। और उनका जो आठवां सिद्धांत है वो है डायरेक्ट एक्सपीरियंस, प्रत्यक्ष अनुभव का सिद्धांत। इसमें है कि जो लर्निंग है वो रियल लाइफ बेस्ड एक्सपीरियंस पे होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा ये सीख सके कि हमारी जो रियल लाइफ है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। उनको अपने खुद के जीवन का पढ़ाई के थ्रू ज्ञान हो। उनका जो नौवां सिद्धांत है वो है प्रैक्टिकली, व्यवहारिकता का सिद्धांत। उनके इसके अंदर है कि बच्चे को वही बात है जो इसके अंदर आठवें सिद्धांत के अंदर है कि जो एजुकेशन है वो उनकी रियल लाइफ पे बेस्ड होनी चाहिए, ना कि सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज और थ्योरी पे। और जो इनका 10वां सिद्धांत है वो है रिस्पेक्ट फॉर चाइल्ड। इसके अंदर वो बताते हैं कि जो बच्चे की जो थॉट्स है, उनकी जो फीलिंग्स है, वो सारे उनके जो वैल्यूज है वो सारे टीचर को रिस्पेक्ट करने चाहिए, ना कि उनको इग्नोर और इंसल्ट करना चाहिए। हाँ जी।
उनका जो 11वां सिद्धांत है वो है एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट। बच्चे की रुचि के अनुसार ही उनको शिक्षा देनी चाहिए। तो हम ओवरऑल इसमें ये कह सकते हैं कि जो गिजू भाई है उनका जो एजुकेशन शुड बी चाइल्ड फ्रेंडली। वो कहते हैं एजुकेशन चाइल्ड फ्रेंडली होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, और टीचर्स को गाइड बन के बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ना कि उनको कंट्रोल करना चाहिए। और जो लर्निंग है, लर्निंग शुड बी नेचुरल एंड इंजॉयबल। अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकता है, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे है गिजू भाई का जो स्कूल कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू गिजू भाई जो स्कूल के सभी बच्चे हैं, जो एजुकेशन है वो सभी बच्चों के लिए, चाहे वो अच्छे कमजोर हो, अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो फिजिकली कुछ उनके अंदर डिसेबिलिटीज है, जो एजुकेशन है वो सभी बच्चों के लिए है। हर बच्चे को समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। और जो लर्निंग है, जो पढ़ाई है वो इंटरेस्टिंग यानी रुचिकर होनी चाहिए। अ, तो आगे आते कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फिलोसफी। जो गिजू भाई की जो फिलोसफी है उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। वो है कि जो एजुकेशन है वो चाइल्ड इंटरेस्ट पे बेस्ड होनी चाहिए और उनकी एबिलिटी पे बेस्ड होनी चाहिए, जिससे कि बच्चा खुद के इंटरेस्ट से वो ज्यादा सीख सके। अगर बच्चे को मतलब उनके अंदर जिसको काउंटिंग ही नहीं आती और हम उसको टेबल पढ़ाने लग जाए तो उस बच्चे को कुछ भी समझ नहीं आएगा, ना तो उसको वो इसमें इंटरेस्ट लेगा, ना तो वो ये चीज समझने के उसके अंदर एबिलिटी होगी, तो कुछ फायदा नहीं है वो चीज पढ़ाने का। जो बच्चा है वो रिस्पेक्टेड होना चाहिए लाइक अ डिवाइन बीइंग, मतलब देव तुल्य है। गिजू भाई ने इस बात पे जोर दिया है कि जो बच्चे हैं वो भगवान समान है। इसलिए उन्होंने जो बाल मंदिर नाम है उसकी स्थापना की थी। उसका मतलब था कि जो जहाँ पे बच्चे की पूजा हो, जहाँ पे बच्चे को देव तुल्य माना जाए, भगवान के समान माना जाए। शिक्षा से बच्चा सेल्फ रिलिएंट और कॉन्फिडेंट बनता है। उसके अंदर खेल, संगीत, कला, कहानी से शिक्षा दी जाती है। इनकी कैरेक्टरिस इसकी जो फिलॉसफी, इनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि खेल, संगीत, कला, कहानी, और मतलब उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव बनाया जाता है चीज़ें सीखने के लिए। और जो इनकी फिलॉसफी है वो रियल लाइफ स्किल्स पे बेस है, जैसे सफाई, काम करना, नाश्ता करना, कपड़े धोना, ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती है, जिससे वो अ, खुद आत्मनिर्भर बन सके, उनको किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। गिजू भाई के कुछ टीचिंग मेथड्स है। वो ऐसे है कि गिजू भाई कहते हैं कि पहले पढ़ना और फिर लिखना सिखाया जाए। बच्चे को पहले उसके मतलब एक मौखिक रूप से उसको बोलना सिखाया जाए, उनको शब्दों का उच्चारण करना सिखाया जाए, उनको बोलना सिखाया जाए, और उसके बाद वो लिखे। और उनको गेम्स और एक्टिविटीज से सिखाया जाना चाहिए। और जो इनके टीचिंग मेथड है उसमें है जो स्टोरी टेलिंग है वो यूज होती है इनको पढ़ाने के लिए। मतलब कहानी कह के उनको सिखाया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है। एजुकेशन ये देखते हैं अब हम। तो गिजू भाई ने एजुकेशन को चाइल्ड सेंटर बनाया। उन्होंने बाल मंदिर को स्टेब्लिश किया। उन्होंने बच्चों को भगवान के समान माना, उन्होंने देव तुल्य माना, डिवाइन बीइंग माना। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ बच्चों की शिक्षा में ही डेडिकेट कर दी थी। इसीलिए उनको गांधी जी ऑफ चिल्ड्रन भी कहा गया। मतलब इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो गिजू भाई थे उन्होंने अपना सारा जीवन बच्चों की पढ़ाई पे समर्पित कर दिया। उन्होंने बच्चों को रिस्पेक्ट कर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट किया है। और उनको अलग अलग तरीके से, उनको अलग अलग टीचिंग मेथड से उनको पढ़ना सिखाने के लिए ऊपर जोर दिया है कि बच्चों को सिर्फ एक किताबी कीड़ा नहीं बनाना। उनको बहुत मतलब एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, जिसके अंदर वो ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट ले सके, ज्यादा से ज्यादा रुचि ले सके। तो इनकी फिलॉसफी का एक कंक्लूजन ये निकलता है कि जो उनका जो एजुकेशन सिस्टम था वो बच्चों को खुश, फ्री और इंडिपेंडेंट बनाता है। और जो उनके आइडियाज है वो आज भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो यही है अरविंदो घोष के बारे में पढ़ने वाले हैं। He was born on 15th August 1872 in Kolkata. He went to England when he was 7 years old and studied at Cambridge, and there he lived for 14 years. श्री अरविंदो घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 में हुआ था कोलकाता में।
उसके बाद जब ये 7 साल के हुए तो ये इंग्लैंड चले गए। वहाँ पे भी इन्होंने कैम्ब्रिज में स्टडी किया 14 साल तक के लिए। और इनका जो फ़िलॉसफ़ी जो था वो बेस्ड था वेदांता और उपनिषद्स के, जिसके कारण ये एक आइडियलिस्टिक पर्सन्स भी कहलाए। इनको बहुत सारे लैंग्वेजेस में बहुत अच्छे थे, जैसे इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश। जैसे हमारे अभी यूपीएससी वगैरह एग्ज़ाम्स होते हैं, वैसे इनके इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होते हैं तब के टाइम में, तो इन्होंने वो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया था। After returning from England in 1893, he joined Baroda College in Gujarat as a professor of English. जब इन्होंने इंग्लैंड से पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर दी 1893 में, तो इन्होंने गुजरात के बड़ौदा कॉलेज में ज्वाइन किया। उसमें इन्होंने ज्वाइन किया एज अ इंग्लिश प्रोफेसर। वहाँ पे भी इन्होंने बहुत सारे लैंग्वेजेस के ज्ञान प्राप्त किए, जैसे गुजराती, बंगाली, मराठी एंड संस्कृत। लेटर ही बिकेम एक्टिव फ्रीडम फाइटर। उसके बाद इन्होंने जब इन्होंने अपने प्रोफेसर का कोर्स पूरा किया तो ये एक्टिव फ्रीडम फाइटर बन गए और इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। ही स्टार्टेड इंग्लिश गुरु, एक फिलोसोफर के नाम से, एक कवि के नाम से और एक फ्रीडम फाइटर के नाम से जाने गए। उसके बाद ये एक केस में जेल कर गए जिसका नाम था एलिपोर बॉम्ब। 1908 में इन्होंने अपने आप को जेल में कैद कर दिया। फिर वहाँ पे इन्होंने मेडिटेशन और योगा स्टार्ट किया और कुछ जैसे रिलीजन, फिलोसफी और स्पिरिचुअलिटीज़ के लिटरेचर्स पढ़ना स्टार्ट कर दिए। एम आई क्लियर? अब श्री अरबिंदो घोष के आइडियोलॉजी को हम देखते हैं। He suggested concept of integral education. Integral education मतलब कि हम लोग किसी वस्तु को एक पूर्ण रूप से कंप्लीट कर देते हैं, उसको कहते हैं इंटीग्रल एजुकेशन। किसी शिक्षा को एकदम पूर्ण रूप से कंप्लीट करके उन्हें बताया गया था। और इस इंटीग्रल एजुकेशन में हमें स्पिरिट, माइंड और बॉडी को पूरे तरीके से एक्टिव करा दिया गया था। He was a teacher as a facilitator and as a guide for student. ये एक टीचर ऐसे बने थे जैसे कि किसी इंसान को एक इनिशिएटर की तरह स्टार्टिंग से बताना चाह रहे थे, एक गाइड कर रहे थे स्टूडेंट्स को। He believes that education we need in our country should be as per the need of Indian soul, need and culture, not only which is totally based on past but also with future demand and development of our country. जो भी एजुकेशंस हो वो कंट्री के अकॉर्डिंग हो, मतलब जो भी उसकी नीड है इंडियन सोल और कल्चर के अकॉर्डिंग शिक्षा होनी चाहिए। केवल पास्ट के बेस्ड पे शिक्षा नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें हमारी कंट्री की फ्यूचर डिमांड और डेवलपमेंट के बारे में भी शिक्षा देनी चाहिए। एम ऑफ एजुकेशन, सोल परफेक्शन। एम ऑफ द एजुकेशन शुड बी द डेवलपमेंट ऑफ सोल फॉर नोबल कॉजेस। जो हमारी अंतरात्मा है उसका डेवलपमेंट करना आना चाहिए। जैसे नोबल कॉजेस के लिए हमें अपनी अंतरात्मा की सुननी चाहिए, उसमें भी शिक्षा की एक उद्देश्य होना चाहिए। Learn about ourselves. Education should also make an individual about their personal goals and interest in life. तो बेसिकली क्या है ना कि हमारे जो पर्सनल गोल्स और इंटरेस्ट को पहचानने आना चाहिए, ये भी एक शिक्षा का बहुत बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। Physical development. The aim of education is also to make physical development of individual. शिक्षा का ये भी एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमारी जो फिजिकल डेवलपमेंट है, जैसे हमें मेंटली स्टेबल, फिजिकली स्टेबल और इमोशनली स्टेबल बनाया जाता है। इस पे हमें ये भी एक शिक्षा का उद्देश्य है। मॉरलिटी, एजुकेशन शुड ऑल्सो डेवलप मॉरल कैरेक्टर्स इन एन इंडिविजुअल। जैसे हमारे मॉरलिटी मतलब हमारे जो आचरण है, किसके प्रति क्या रेस्पेक्ट है, क्या वैल्यू है, ये सब हमें उस शिक्षा के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए। Development of senses. Aim of education is also to train the senses of hearing, speaking, listening, touching, smelling and tasting. He said that senses can be trained when nerve, चित्त and मानस are pure. हमारी जो ज्ञानेंद्रिय
का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। हमारी जो भी ज्ञानेंद्रिय है जैसे हियरिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, टचिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, इन सब चीज़ों का विकास होना चाहिए थ्रू प्रॉपर एजुकेशन। और जो हमारी सेंसेस है वो कब हमारी अच्छे से ट्रेंड होगी जब हमारे में नर्व मतलब मन, जिससे कि हम थॉट्स निकालते हैं, कुछ सोच पाते हैं किसी चीज़ के लिए। चीता, मेमोरी विच रिटेन्स एंड रिकॉल, जैसे हम कुछ भूल जाते हैं तो उन्होंने बोला नर्व, चीता और बुद्धि से काम लेना चाहिए। चीता मतलब होता है जो हम भूल जाते हैं तो उसको रिगेन करना, वापस से रिकॉल करना। बुद्धि, डिफरेंशिएट बिटवीन रॉन्ग एंड राइट, बुद्धि जो हमें सही और गलत की भावना की ओर लेके जाती है, क्या सही और क्या गलत है। एम आई क्लियर? क्यूरिकुलम ऑफ श्री अरबिंदो, द क्यूरिकुलम शुड बी मदर टंग। जो हमारी क्यूरिकुलम है, जैसे हम कोई शिक्षा ले रहे हैं तो वो जो है हमारी बेसिकली मदर टंग होना चाहिए। जैसे हमारी मदर टंग हिंदी है तो हमें हिंदी में लेनी चाहिए। क्यूरिकुलम शुड एनकरेज एंड मोटिवेट्स द इंटरेस्ट ऑफ ए चाइल्ड, क्यूरिकुलम ऐसी होने चाहिए जो एक बच्चे को उत्साह के प्रति और उसे मोटिवेट किया जाए कि इस चीज़ों में तुम्हारा दिलचस्पी है, तुम इसमें ध्यान लगाओ। द क्यूरिकुलम शुड एनहेंस मेंटल, स्पिरिचुअल, मॉरल एंड फिजिकल डेवलपमेंट। ये जो हमारी क्यूरिकुलम है ये हमारे अंदर एक मेंटल, फिजिकल और मॉरल डेवलपमेंट को भी डेवलप कराने में हेल्प करती है। एक ऐसा क्यूरिकुलम होना चाहिए। ये एक बच्ची को मोटिवेट और एनकरेज करना चाहिए कि मतलब उसके जीवन का जो सिद्धांत है, जो वो गोल लेके चल रहे हैं, उसके प्रति उसे वो ध्यान होना चाहिए, उसके लिए एनकरेजमेंट और मोटिवेशन उसे देना चाहिए। क्यूरिकुलम शुड मेक अ लर्नर टू बी क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव। एक क्यूरिकुलम ऐसा होना चाहिए, जैसे हम एक लर्नर है तो हमारे दिमाग में वो सब एक, जैसे हमें मैम पढ़ाती है तो हमें एक इमेज बनना चाहिए हमारे माइंड मैप में, और वो एक तरह से हम लोग सोच पाए उसकी तरह क्यूरिकुलम बनना चाहिए। Discipline. He stated that we should provide free environment for children so that they can grow up to their fullest potential as per their interest, and guidance can be provided time to time. जो हमारी जो शिक्षा है वो हमें एक फ्री एनवायरनमेंट में मिलना चाहिए। जैसे कि अगर हम चार दीवार के अंदर कैद होकर किसी बच्चे को पढ़ाते तो उसके मन में डर की भावना उत्पन्न हो जाती है, तो वो बच्चे अपना फुल पोटेंशियल के साथ हमें नहीं सुन पाता है और उनके मन में डर पैदा हो जाता है। इसलिए हमें एक शिक्षा देनी चाहिए तो एक खुले मैदान में देनी चाहिए। एज पर हिम इम्पोज्ड इन्वायरमेंट कैन स्टॉप देयर ग्रोथ एंड नेचुरल डेवलपमेंट। जैसे कि अगर हम लोग एक बंद कमरे में एजुकेशंस ले रहे हैं, हमें शिक्षा मिल रही है, तो उसमें जो है ना वो अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा, अपने दिमाग को अच्छे से तन मन धन से नहीं अटेन कर पाएगा। He also talked about the individual should be self-discipline और intrinsic motivation। जो एक इंडिविजुअल है वो एक जो बहुत अच्छे से संस्कारी और उसके अंदर जो अंदर आत्मा वो विकास होने की क्षमता है वो उसमें उत्पन्न होना चाहिए। जैसे हमें एक्साइटमेंट होती है कि हाँ हमें ये एग्ज़ाम्स निकालने हैं, तो हमारे अंदर वो मन बना लेना चाहिए कि हमें ये करना है। Am I clear? Methods of teaching. Love and sympathy for the child. जो हमारे श्री अरबिंदो घोष हैं वो उनके अकॉर्डिंग जो टीचिंग है वो एक बच्चे के प्रति एक प्यार और दया भावना होनी चाहिए, किसी को डरा धमका के नहीं करने चाहिए। मदर टंग शुड बी यूज्ड फॉर एजुकेशन। जो हमारी मदर टंग है, जैसे हिंदी हमारी मदर टंग है, तो वो हमें अपनी शिक्षा में सिखाया जाए। जो बच्चे को नहीं आता उसे हिंदी बोलना आना चाहिए। एजुकेशन शुड बी एज पर इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। शिक्षा एक बच्चे के अंदर जो दिलचस्पी होती है उसके अंदर जो शिक्षा लेने की, वो शिक्षा उसे प्रदान करनी चाहिए। एम्फेसिस ऑन लर्निंग बाय डूइंग। जैसे हमें प्रैक्टिकल कराया जाता है तो पहले हम लोग पढ़ते हैं, फिर उसके बाद करते हैं वो चीज़ जैसे प्रैक्टिकली, तो हमें वो चीज़ मन में ज़्यादा अच्छे से बैठता है कि हमें ये करना चाहिए, ये हमने पढ़ा है, फिर उसके बाद ये कर लेंगे तो हमारे मन में बैठ जाएगा। जैसे कि मैं एक
टॉपिक पढ़ी, फिर उसके बाद मैं खुद समझी, फिर मैं आप लोगों को समझा पा रही हूँ। वैसे ही होता है एम्फेसिस ऑन लर्निंग बाय डूइंग। एजुकेशन शुड बी गिवन एज पर द नेचर ऑफ द चिल्ड्रन। जैसे जैसे बच्चों का नेचर होता है उसके हिसाब से एजुकेशन देना चाहिए हमें। जैसे एक बच्चे का थोड़ा लेट से स्लो आईक्यू लेवल है, तो उसके लिए हमें बच्चे को धीरे धीरे सिखाना चाहिए। हर एक मतलब स्पून फीडिंग की तरह करना चाहिए। जो बच्चे डिसेबल्ड है उसके अंदर क्या चाहिए, क्या उसे सीखना चाहिए, वो चीज़ हमें प्रदान करना चाहिए। रोल ऑफ टीचर्स in education, teachers should be respected and their job is very responsible job। एक टीचर का जो रोल है वो एक बहुत एक रेस्पेक्टिव रोल है, और उनका जो जॉब है वही एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है उन टीचर्स के लिए। तो हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए, टीचर्स को रेस्पेक्ट देना चाहिए। should show appropriate path to learners and how to achieve it। टीचर्स को वो एक रास्ता दिखाना चाहिए बच्चे को जिसके तरफ वो जा पहुँचे, जिसकी तरफ वो गड्ढे में ना गिरे। तो वो टीचर्स को उन बच्चे के आँख खोलने चाहिए जिस रास्ते में वो जाने के लिए सक्षम है। शुड बी ए गाइड एंड ए फिलोसोफर। एक टीचर एक गाइड और फिलोसोफर के भावना से शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को। टीचर हैज़ रोल टू मेक लर्नर क्यूरियस फॉर देयर गोल। टीचर्स के पास ऐसी भावना होती है जैसे कि वो बच्चे को एक अपने मुकाम की तरफ एकदम खींचते ले जाए, उस तरफ वो धीरे धीरे उसे पहुंचा सके। ही कंपेयर द टीचर विद द गार्डनर। जैसे श्री अरबिंदो घोष एक टीचर को एक गार्डनर की तरह कंपेयर किए। जैसे एक बच्ची जो है वो कली है, फूल है, और टीचर जो है उसके गार्डनर है, मतलब फूल को पेड़ पौधों को पानी देते हैं जैसे गार्डनर। तो वैसे ही हमें उन शिक्षा मिलती है टीचर से। तो उन्होंने एक टीचर को एज अ गार्डनर रिप्रेजेंट किया है इस जगह। थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। एक एक पॉइंट कितने अच्छे से क्लियर कराया आपने। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बेटा पूछ सकते हो। क्लियर है? थैंक यू मैम। वेलकम बेटे। अब है हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक, मतलब इस पॉइंट का यूनिट का भी लास्ट है, और क्योंकि इसे अगले वाला पॉइंट हमने पढ़ रखा है। स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का संस्कृत परिचय दीजिए और उनके फिलॉसफी के बारे में बताइए। एक छोटा सा जस्ट क्वेश्चन रहता है। सिद्धि, यस मैम। करके आए बेटे? यस मैम। बताइए। हमारा आज का टॉपिक है 10 महर्षि दयानंद सरस्वती। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस बताना चाहूंगी जो इससे रिलेटेड आते हैं। पहला आता है डिस्कस इन डिटेल द एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ स्वामी दयानंद, पेज नंबर 138, लक्ष्मी डीएलएड फर्स्ट ईयर, एजुकेशन सोसाइटी कैरिकुलम एंड लर्नर बुक के अंदर पेज नंबर 138। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द सेलिएंट फ्यूचर ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ दयानंद। फिर आपका पेज नंबर 143 पे आता है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन 3 assemblies, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन स्वामी दयानंद ऑन एजुकेशनल फिलॉसफी, राइट अ नोट ऑन सोशल आइडियाज ऑफ स्वामी दयानंद, और लास्ट आता है इसमें आपका मेंशन सम प्रिंसिपल्स ऑफ आर्यन समाज। चलिए फिर हम अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारा टॉपिक है महर्षि दयानंद सरस्वती, पेज नंबर 138। तो क्या होता है एक्चुअली महर्षि दयानंद सरस्वती जी का क्या रोल है इसमें? तो क्या होता है ना, जो ब्रिटिशर्स होते हैं, जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो हमारे इंडिया में जब आए थे तो इंडिया में वो आए थे अपना व्यापार करने के लिए, अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, क्योंकि इंडिया में बहुत हैंडमेड इंडस्ट्रीज थी, बहुत हाथ से बनाई हुई चीज़ें थी। तो उनको वो चीज़ बहुत ज़्यादा आकर्षित कर गई, अट्रैक्ट कर गई थी, जिस वजह से ब्रिटिशर्स ने सोचा इंडिया 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 जाते हैं और वहाँ पे हम अपना सामान
सामान बेचेंगे ज़्यादा मात्रा में और अच्छा रेवेन्यू अर्न करेंगे। लेकिन जब उन्होंने इंडिया की बहुत सारी चीज़ें देख ली, उन्होंने सब कुछ देखा, तो उन्होंने यहाँ की अर्थ पे मतलब यहाँ की ज़मीन पे भी करना मतलब गैदर करना शुरू कर दिया बिल्कुल। और उनको लगा कि अब ये जो इंडियंस है ना, इनकी एजुकेशन सिस्टम, इनके बोलने का तरीका, वो अपना जो उनकी वेस्टर्न स्कूलिंग थी वो इंडिया में लाके चाहते थे कि ये जो इंडियंस है ना, बिल्कुल मतलब इन्हें कुछ समझ ना आए, ना ए समझ आए, ना बी समझ आए, ना सी समझ आए, इनको वेस्टर्न फिलॉसफी इतनी समझा दो। अपनी वेस्टर्न फिलॉसफी को ब्रिटिशर्स ने बहुत अच्छी तरीके से बताया, समझाया, और उन्होंने फिर ये टारगेट किया कि जो इंडिया की एजुकेशन सिस्टम है, जो लोग हैं इंडिया की यूथ है, उनको वेस्टर्न जो कंट्री है उनकी जितनी भी एजुकेशन सिस्टम है बहुत अच्छे से मतलब पॉजिटिव व्यू बताकर एजुकेशन में उन्हें वेस्टर्न पढ़ाओ, इंडियन का मत पढ़ाओ, जिससे कि यूथ जो है वो सिर्फ ब्रिटिशर्स को क्या करेगी, अच्छा मानेगी और इंडिया की एजुकेशन सिस्टम को अच्छा नहीं बताएगी। तो इसी के बीच हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती जी आते हैं और वो इसको अच्छे से और एक्सप्लेन करते हैं। उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज बताई। इसी का क्वेश्चन है, डिस्कस इन द डिटेल ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ स्वामी दयानंद। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। स्वामी दयानंद जी वॉज बॉर्न ऑन February 12, 1824 इन गुजरात। तो स्वामी दयानंद जी का जो जन्म है, जो बर्थ है, वो 12 फरवरी 1824 गुजरात के अंदर होता है। हिज चाइल्डहुड नेम वॉज मूला शंकर बट हिज मदर यूज टू कॉल हिम दयाराम। उनका जो बचपन का नाम है ना, वो दयानंद था, और उनकी जो माता है उनको प्यार से दयाराम बुलाती थी। उसके बाद इसकी एजुकेशनल फिलॉसफी के बात करते हैं। जो स्वामी एजुकेशन द फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन ऑफ महर्षि दयानंद इज वैदिक फिलॉसफी। जब उन्होंने देखा ना कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी वेस्टर्न कल्चर, अपनी वेस्टर्न एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा पॉजिटिव व्यू दिखा रहे हैं, तो वो चाहते थे कि जो इंडिया की यूथ है वो वेदास पे जाए। जैसे ये ऋग्वेद हो गया आपका, यजुर्वेद हो गया आपका, समावेद हो गया और अथर्ववेद हो गया, कि यूथ जो हो ना, ये हमारे जितने भी ग्रंथ हैं ये इन पर जाए, वेदास पर जाए। ही अपोज द इंग्लिश एजुकेशन गिवन बाय ब्रिटिशर्स। उन्होंने कहा जो इंग्लिश एजुकेशन ब्रिटिश हमें प्रोवाइड कर रहे हैं हम उसको अपोज करें। हम इंडियंस हैं, हम अपनी एजुकेशन को फॉलो करेंगे, हम ब्रिटिशर्स की एजुकेशन फॉलो नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू हिम इंडियन शुड गेट इंडियन एजुकेशन। इंडियंस को इंडियन की ही एजुकेशन मिलनी चाहिए। ही emphasizes द रिसर्जेंस ऑफ वैदिक कल्चर थ्रू एजुकेशन। उन्होंने शिक्षा के द्वारा क्या किया, उन्होंने वैदिक संस्कृति को बहुत ज्यादा प्रभावित करा। He was in the favor of providing education according to Vedas टू द कॉमन मैन। वो चाहते थे वेदास जितने भी हमारी बुक्स हैं, इन्हीं से हमारे जो बच्चे हैं, हमारे यूथ हैं, छोटे छोटे जो हमारे बच्चे हैं, उनको वेदास से पता लगे, वो ना जाए वेस्टर्न की तरफ। उनका मेन मोटिव जो था वो वैदिक स्टडीज को इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट करना था। इट इज द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स टू अरेंज फॉर द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। ये जो हमारे पेरेंट्स हैं उनकी भी ड्यूटी बनती है कि हमारा बच्चा एजुकेशन में बहुत अच्छी अच्छी अरेंजमेंट पाए, अच्छे से पढ़े। द पेरेंट्स हु डू नॉट पे अटेंशन टू द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन आर लाइकली देयर एनिमीज। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का कहना था कि जो माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते वो एक दुश्मन के समान है, एनिमीज के समान है। ही सेड दैट men and women of all the castes should have equal right to receive education without any discrimination। मैन हो या वुमेन हो, किसी भी कास्ट का हो, छोटा हो बड़ा हो, उसको एजुकेशन लेने का पूरा हक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। एजुकेशन इज फ्री टू एवरी वन। नेक्स्ट आता है एम ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट टॉपिक एम ऑफ एजुकेशन। तो एम ऑफ एजुकेशन में आता है आपका मोरल एंड करेक्टर डेवलपमेंट, चरित्र और नैतिक का विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, अटेनमेंट ऑफ विजडम। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ सोशल वेलफेयर, डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता की भावना का विकास। अब आ जाते हैं कैरिकुलम के ऊपर। कैरिकुलम, द एजुकेशन ऑफ अ चाइल्ड बिगिन फ्रॉम वूम ऑफ हिज मदर। जब बच्चा माता की गर्भ में होता है तभी बच्चे का क्या होता है, उनकी एजुकेशन वहीं से स्टार्ट हो जाती है। ही डिजाइन कैरिकुलम फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ ऑफ एज ऑफ 25। उन्होंने कैरिकुलम डिजाइन करा बच्चों के लिए जो
25 की एज के थे। उसके बाद आता है फ्रॉम द बर्थ टिल द एज ऑफ 5 चिल्ड्रन शुड एजुकेटेड बाय देयर मदर। उन्होंने एक ऐसा करिकुलम उन्होंने एज वाइज डिवाइड कर दिया कि इस एज में ना इतने साल का बच्चा, इतने साल का बच्चा, फिर वो बड़ा होता है तो इस एज में बच्चा क्या करेगा, यहाँ से अपनी जो स्टडीज है वो कंटिन्यू करेगा। तो जो बच्चा आपका 5 ईयर्स का होता है, एज ऑफ 5 ईयर्स होता है, वो अपनी माता से शिक्षा ग्रहण करेगा। ड्यूरिंग दिस गुड हैबिट शुड बी डेवलप्ड इन देम एंड द स्पोर्ट्स फैसिलिटीज शुड बी मेड अवेलेबल टू देम। इस समय में क्या होना चाहिए, बच्चे को अच्छी अच्छी आदतें, माता पिता का सम्मान करना, शिक्षक का सम्मान करना, गुरु का सम्मान करना, अपने दोस्तों से का सम्मान करना, अपने छोटों का सम्मान करना, ये सारी जो हैबिट्स हैं ये सारी बच्चे के अंदर आए और क्या करें, उनके अंदर एक अच्छी भावना लेकर आए। फिर आता है 5 to 8 ईयर्स। फ्रॉम 5 to 8 ईयर्स चिल्ड्रन शुड गिव अ एजुकेशन बाय द फादर। 5 से 8 साल के बच्चों को पिता से जो होती है वो शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इस समय क्या होनी चाहिए, शुड बी मेड टू प्रैक्टिस रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, अल्फाबेट्स अलोंग गुड कंडक्ट, स्पोर्ट्स एंड जनरल नॉलेज। उसको पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, अल्फाबेट्स को अच्छे से बोलना आना चाहिए और एक अच्छा, जिससे कि वो अच्छा अपना कंडक्ट कर सके गुड स्पोर्ट्स में, और उसको अच्छी ज्ञान किताबों की नॉलेज हो वो आनी चाहिए। फिर 5 to 8 ईयर्स। फिर अब बताते हैं कि अकॉर्डिंग टू महर्षि दयानंद, टू रिसीव एजुकेशन फ्रॉम 8 to the age of 25 children should send to a protection of gurukul or learner teachers. During this he divided the syllabus into the following parts। जब बच्चा 25 ईयर्स का हो, 8 से 25 ईयर्स की एज में आने लगता है तो बच्चे को ना एक अच्छे स्कूल, जिसको इन्होंने यहाँ पे नाम दिया है गुरुकुल, वहां भेजना चाहिए और वहां जो उनका कैरिकुलम चलता है उसके अकॉर्डिंग बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए। Between the age of 11 years, children should be taught the pronunciation of words, writing, grammar, during which the children should taught Asthandhyan and महाभाष्य। तो जब बच्चा 8 से 11 ईयर्स की एज में आता है तो बच्चे को बोलना, प्रोनाउंसिएशन मतलब वर्ड्स को स्पेल करना, मतलब एक साथ, जैसे वुड है तो बच्चा वर्ड ऐसे करके ना बोले, उसको प्रॉपर सेंटेंस में बोले वुड। ठीक है, इस तरीके उनको ग्रामर आनी चाहिए, मतलब टेंसेस वगैरह जो भी ग्रामर के अंदर सिलेबस है वो आना चाहिए। और विच शुड टॉट अस्थ अस्थांध्या एंड महाभाष्य, मतलब ये एक वर्ड है, ये भी बच्चे को आना चाहिए। नेक्स्ट आता है इसके अंदर आपका पाठ्यक्रम, curriculum। Children between 21 and 25 years should be made study useful subjects and make practical life successful। For example, military science, Ayurveda, political science, economics, law, singing, craft, mathematics, science, astrology, geography, astronomy, geometry, geology। अब वो कहते हैं कि जब बच्चा इतना एज का कर लेता है, उसके बाद जब बच्चे 21 से 25 ईयर्स की एज में आते हैं तो बच्चे को अपनी लाइफ चलाने के लिए मैथमेटिक्स भी आनी चाहिए, क्राफ्ट भी आना चाहिए और ज्योग्राफी, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चीजें भी आनी चाहिए। मतलब बच्चा 25 ईयर्स की एज तक आते आते अपनी सारी चीजें विकसित कर ले और एक समाज में अपना एक अच्छी तरीके से उसको चला सके। अब टीचिंग मेथड्स क्या बता दिए हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने। उपदेश मेथड मतलब, उपदेश मतलब टीचर्स पढ़ा रही है और हम सुन रहे हैं, उसको हम उपदेश मेथड बोलते हैं। यहाँ पे सेल्फ स्टडी मेथड भी बताया है इन्होंने, जिन्हें लॉजिकल मेथड भी बताया जो मैथमेटिक में यूज होता है। इंस्पेक्शन मेथड भी बताया है। इंस्पेक्शन मेथड का यहाँ मतलब है कि आप जो पढ़ रहे हो आपको उसको कितना आ रहा है और कितना उसको इंस्पेक्ट कर पा रहे हो। और नेक्स्ट आता है आपका प्रैक्टिकल मेथड। आप सिर्फ बोल कर ही नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ सेल्फ स्टडी, आप उसको प्रैक्टिकली भी अपनी लाइफ में यूज कर रहे हो। अब हम आ जाते हैं इसके अंदर आपके नेक्स्ट पॉइंट, द 10 प्रिंसिपल्स ऑफ आर्यन समाज, पेज नंबर 140। The 10 principles of Aryan Samaj was given by Swami Maharishi Dayanand Saraswati। पहला है God is the primary source of all true knowledge। All true knowledge and everything known through knowledge and oriented from God। उन्होंने कहा कि भगवान ने हमें बहुत, God is the primary source of all knowledge। हमारे जो भी हम रिलीजन को फॉलो करते हैं हम उससे भी हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है God is formless, opinent, just are meant for। He is one, infinite, unchangeable, and worth of worship। God is existing, intelligent, and blissful। He is formless, omniscient, just,
merciful, unborn, endless, unchangeable, beingless, unequally, the support of all the masters of all, omnipresent, immanent, unaging, immortal, fearless, eternal, and holy, and make the makers of all. He also is the worthy of being worshipped. नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि गॉड फॉर्मलेस है, मर्सीफुल है, बहुत मतलब गॉड। मैम ये वाला पॉइंट आप बता दोगे, सेकंड पॉइंट बोलो मैं एक मैं बार। समझा नहीं पा रही। नहीं, आप एक बार इसको पढ़ दो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। Yes, sir. Ma'am, God is formless, omnipotent, just, and merciful. He is born infinite, unchangeable, and worthy of worship. इन्होंने बोला है कि बेटा जो भगवान है वो क्या है, हमें ना तो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, पारलौकिक है, ठीक है। इन्होंने का मेन कंसेप्ट क्या था, भगवान को लेकर हमारे विश्वास को, जो हमारे फेथ हैं, ठीक है, क्योंकि ये चाहते थे कि वेदों की जो हमें एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जाए, और वेद किससे अटैच है, हमारे भगवान से, ठीक है। तो हमें क्या है, इन्होंने बोला कि जब भी स्कूलों में भी पढ़ाया जाए तो हमें क्या करना चाहिए, पहले वेदों का उच्चारण भी उन्हें करवाना चाहिए, क्योंकि ये जो भगवान है इसका ना तो हमें पता है कि कैसा इसका आकार है, ये निराकार है, ठीक है। आप जब भी देखते हो जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो स्कूल्स चलाए थे, जैसे डीएवी जितने भी स्कूल हैं उनके अंदर आज भी क्या होता है, जैसे अदर स्कूलों में नहीं होता, उनका एक ग्रंथ सा होता है पतला सा, जो हर एक क्लास में बच्चे को सिखाया जाता है। जैसे स्टार्टिंग वाली क्लास में उनको क्या है, ओम भूर्भुवः स्वः, ये इनका क्या होता है, टेस्ट होता है। फिर अगली में उनको थोड़ा सा और, यानी कि साथ में क्या है, वो ये चीज़ें भी उनको पढ़ा रहे हैं। तो इनका मतलब ये कि भगवान क्या है, हमारा जिसका कोई आकार नहीं है, ठीक है, निराकार है। और हम क्या है, जो भगवान की जो वर्शिप, जो भी प्रार्थना कर रहे हैं, वो हम क्या है, वेदों के जरिए उनकी प्रार्थना कर सकते हैं। और इसी तरह से हम अपने बच्चे के अंदर संस्कार भी डालेंगे, और उनको क्या है, भारतीय सभ्यता की एजुकेशन भी हम उसको प्रोवाइड करेंगे। Yes, ma'am. थर्ड पॉइंट आता है आपका, द वेदास आर द बुक्स ऑफ ट्रू नॉलेज, एवरीवन शुड रीड, टीच एंड फॉलो द वेदास। यहाँ पे हमारे जो ऑथर है उनका ये कहना है कि जो वेदास हैं वो एक ट्रू नॉलेज है, मतलब वेदास में ही हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर छुपा हुआ है। तो सभी बच्चों को उसको पढ़ना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए, ना ही हम अपनी ब्रिटिशर्स की जो उनकी पॉलिसी है उनको फॉलो करें। फिफ्थ आता है आपका, ऑल एक्शन शुड बी फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू धर्मा, righteousness, things before acting and act according to right and wrong। अब यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट ये कहना चाह रहे हैं, जो हमारे आर्यन समाज के प्रिंसिपल का फिफ्थ पॉइंट है, वो ये कह रहा है कि हमें अपना जितने भी एक्शंस हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं, वो हमें अपने धर्म, अपने वेदास जितने भी हैं उनके अकॉर्डिंग करना चाहिए, उनको सोच समझ के, उनको ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। सिक्स पॉइंट आता है, द मेन एम ऑफ आर्यन समाज इज टू डू गुड फॉर द वर्ल्ड, प्रमोट फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग। मतलब आर्यन समाज का सिक्स पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि हम जितना भी काम कर रहे हैं, अपना जो भी उद्देश्य, अपना मोटिव रख रहे हैं, वो हमें अपनी सोसाइटी को भी ध्यान में रखते हुए लेना चाहिए। हमें अपना फिजिकल, स्पिरिचुअल, सोशल वेलबींग को भी ध्यान में रखते हुए अपने सारे जो भी फंक्शंस हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, उसको करना चाहिए। सेवेंथ आता है, ट्रीट एवरीवन विद लव, जस्टिस एंड फेयरनेस, इक्वेलिटी एंड काइंडनेस टूवर्ड ऑल द ह्यूमन बींग्स। देखिए, सेवेंथ पॉइंट कहना चाहिए, हम ये सारे काम तो कर रहे हैं वेदास के अकॉर्डिंग, लेकिन हमें हमारे छोटों के लिए, हमें हमारे गुरु के लिए, हमें अपने फ्रेंड्स के लिए बिल्कुल एक नॉर्मल वे रखना चाहिए, बहुत एक फेयरनेस वे रखना चाहिए, इक्वेलिटी रखनी चाहिए, हमें सबसे समानता से बात करनी चाहिए। एट पॉइंट हमारा कहता है, प्रमोट नॉलेज एंड डिस्पेल इग्नोरेंस, एजुकेशन एंड अवेयरनेस आर इनिशियल फॉर प्रोग्रेस। ये कहना चाहिए हमें किसी को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, और नॉलेज नहीं, कभी देखिए हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो वो हम सोचते हैं कि हमने पढ़ा, हमसे किसी ने वो टॉपिक नहीं पूछा, हमारा पढ़ा हुआ बेकार हो गया। नहीं, हमारा पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं होता, कहीं ना कहीं हमें नॉलेज कभी खत्म नहीं होती है, हमेशा चलती रहती है। तो वो कह रहे हैं हम नॉलेज को इग्नोर ना करके हम उसको और बढ़ाएं, और अवेयर हम लोगों को, आते जाते लोगों को अवेयर करें, इसलिए हमारी एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है। नाइन्थ पॉइंट हमारा कहता है, डू नॉट बी द कंसेंट
do not be content with your own welfare alone, work with welfare of other as well। ये कह रहा है कि आप सिर्फ अपने काम के लिए काम हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ हम अपने लिए पढ़ रहे नहीं, आप दूसरों के लिए भी काम करिए, आप दूसरों को भी ध्यान में रखिए कि अगर हम ये काम करेंगे तो सामने वाला क्या सोचेगा या क्या कैसे करेगा। तो हमें हमारे बड़ों का भी ध्यान में रखना चाहिए। फॉलो रूल्स ऑफ सोसाइटी डेट प्रमोट वेलफेयर, वेल मेंटेन इंडिविजुअल फ्रीडम। हमें सारे सोसाइटी के जितने भी रूल्स दे रखे हैं वो हमें फॉलो करने चाहिए और हमें अपनी फ्रीडम को भी मेंटेन करना चाहिए, डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में लेके आना चाहिए और पर्सनल लिबर्टी, जो हमारी खुद की लिबर्टी जो हमें लॉज ने प्रोवाइड करी है, वो भी फॉलो करें। तो ये 10 प्रिंसिपल्स थे ऑफ आर्यन समाज। अब हमारे आते हैं इसके अंदर पॉलिटिकल आइडियाज और लास्ट आता है आपका इसके अंदर सोशल आइडियाज। चलिए अब हम इसमें बात करते हैं पॉलिटिकल आइडियाज की। तो पॉलिटिकल आइडियाज आपका पेज नंबर 141 पे है, ठीक है। पॉलिटिकल आइडियाज के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, रिलीजियस लीडर एंड सोशल रिफॉर्मर, रिलीजियस political thinker who played a critical role in the revival of Vedic knowledge and the upliftment of Indian society. He was the founder of Aryan Samaj in 1875। देखिए पॉलिटिकल आइडियाज में कहने के जो स्वामी दयानंद सरस्वती है ना, एक वो बहुत बड़े ग्रेट सोशल रिफॉर्मर है जिन्होंने, और रिलीजियस लीडर भी ये कहलाते हैं, जिन्होंने इंडियन सोसाइटी में वेदास को लेके एक बहुत बड़ा क्रूशियल रोल इन्होंने प्ले किया और यही इनका कारण था, इन्होंने आर्यन समाज की स्टैब्लिशमेंट करी 1875 में। तो अब देखते हैं इसके आगे सोशल आइडियाज। Maharishi Dayanand Saraswati was deeply concerned with the social problem of his life. He believed that Indian society has been corrupt by superposition, caste discrimination, gender inequality, ignorance, and its social ideas aimed at creating a just, equal, and possessive society. Social ideas में कह रहे हैं ना कि स्वामी विवेकानंद महर्षि दयानंद सरस्वती जो थे हमारे, उन्होंने क्या किया था, तो इंडिया के अंदर ना बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन कास्ट को देखा था कि बहुत ज्यादा ना कास्ट में भेदभाव हो रहा है, इनइक्वेलिटी हो रही है जेंडर्स पे बेसिस पे। और उन्होंने इसलिए इन्होंने बहुत सारे सोशल आइडियाज निकाले, जिसमें इन्होंने पहला आइडिया निकाला क्रिटिसिज्म ऑफ कास्ट सिस्टम। इन्होंने कहा कास्ट के बेसिस पे हम नहीं करेंगे कि कौन बर्थ, स्वामी दयानंद रिजेक्टेड द हेरिडिटी कास्ट सिस्टम विच डिवाइडेड सोसाइटी बेस्ड ऑन बर्थ रेदर देन मेरिट। क्या होता है ना, कभी कभी कास्ट के ऊपर बहुत चीजें आ जाती हैं कि हम पढ़ाएंगे कि ये इससे ऊपर कास्ट है तो हम इसको अच्छी शिक्षा देंगे, इसको अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, या मेरिट के बेसिस पे भी होता है। तो उन्होंने कहा हम कास्ट सिस्टम नहीं लेकर आएंगे, क्रिटिसाइज किया उन्होंने कास्ट सिस्टम को, हेरिडिटी को क्रिटिसाइज किया। उसके बाद आता है वुमेन राइट्स एंड जेंडर इक्वलिटी। उन्होंने वुमेन के राइट्स के हक के बारे में भी बात करी, मतलब महिलाओं की शिक्षा के ऊपर भी बात करी, और जेंडर इक्वलिटी भी उन्होंने दी कि जेंडर वुमेन्स की वुमेन है तो हम उनको पढ़ाएंगे नहीं, हम सिर्फ मेल्स को पढ़ाएंगे, मतलब बॉयज को पढ़ाएंगे, गर्ल्स को नहीं पढ़ाएंगे। उन्होंने कहा सारे ही बच्चे जितने भी हैं, गर्ल्स या बॉयज, वो सब बच्चे हैं, बच्चे कहलाते हैं, तो हम इनको सबको एक इक्वल राइट देंगे। ही सपोर्टेड विडो री मैरिज। उन्होंने विडो री मैरिज को भी सपोर्ट करा, और उन्होंने ये जो अनमैरिड जो विडो होती हैं वो अनमैरिड रहे, इस ऑर्थोडॉक्स सोच को भी उन्होंने हटाने में बहुत ज्यादा सहयोग करा। फिर आता है प्रमोशन टू एजुकेशन। उन्होंने एजुकेशन को बहुत ज्यादा क्या करा, बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया कि एजुकेशन होगी तो हर बच्चा, वुमेन भी, इवन जो हमारी वुमेन्स होती है वो भी पढ़े, वो सिर्फ घर के कामों में ही ना हो, वो बाहर भी निकले, बाहर के सोशल लाइफ को भी देखें। और दयानंद जी ने क्या किया, ही इंसिस्टेड द एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक रीजनिंग। उन्होंने कहा जो हमारी एजुकेशन है ना वो बेसिकली साइंटिफिक रीजनिंग हो, रीजनिंग जो हम मैथ्स में करते हैं बेसिकली, वही जो 2-4 के बीच में गैप आ जाता है उसको रीजनिंग बोलते हैं। मोरालिटी एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, और बच्चे को क्या हो, प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो। इसके अंदर आता है फिर आपका 4th पॉइंट, opposition to superposition and social evils. He conducted idols worship, blind faith, astrology, and meaningful ritual that had crept into the Hindu society. He argued that the
true religion should be based on rationality, ethics, and scientific principles, not on superposition. He promoted rationally thinking and encourages people to question tradition customs. उन्होंने क्या किया, जो हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती थी ना, उन्होंने अपोज किया सोशल इविल्स को जो सोसाइटी के अंदर चल रही थी. उन्होंने ट्रेडिशन, जो पुराने जो कस्टम्स चल रहे थे, उसको हटा के उन्होंने मोरल वैल्यूज का क्या किया, स्थापना करी. और यही इनका मेन मोटिव भी था इंडिया के अंदर सोशल आइडियाज को लाने का. लास्ट है इसके अंदर आर्यन समाज एंड सोशल रिफॉर्म. इन 1875 स्वामी दयानंद फाउंडेड द आर्यन समाज, a reformist movement that aimed to eliminating social evils and spreading Vedic knowledge. जैसा कि मैंने अभी आपको फोर्थ पॉइंट में ही बताया कि सोशल एविल्स को हटाने के लिए काम किया, तो फिफ्थ पॉइंट में भी ये सोशल रिफॉर्म्स के बारे में, सोशल एविल्स को लेकर आते हैं. 1875 के अंदर हमारे जो स्वामी दयानंद है, सरस्वती जी हैं, उन्होंने एम करा सोशल लेवल्स को हटाने के लिए और वैदिक नॉलेज को इसके अंदर लेके आने के लिए. अब आता है आपका लास्ट इसके अंदर पॉलिटिकल आइडियाज, पेज नंबर 141. पॉलिटिकल आइडियाज की बात करते हैं. इसके अंदर पॉलिटिकल आइडियाज के अंदर पहला आता है आपका स्वराज. तो स्वामी दयानंद वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट एडवोकेट ऑफ स्वराज सेल्फ रूल लॉन्ग बिफोर द इंडियन नेशनल कांग्रेटिव रिफॉर्म. उन्होंने स्वराज मतलब सेल्फ रूल, यहाँ पे क्या चल रहा था इंडिया के अंदर, ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था. स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बोला कि सेल्फ रूल लेकर आओ, स्वराज लेकर आओ, जिसमें महात्मा गांधी जी ने भी इनका बहुत बड़ा सहयोग किया. रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो हमारे थे, उन्होंने भी सहयोग किया. तो इन सब के सहयोग के साथ ये सेल्फ रूल स्वराज लेकर आए. सेकंड आता है क्रिटिसिज्म ऑफ ब्रिटिश रूल. इन्होंने कहा ब्रिटिशर्स जो ये रूल कर रहे हैं ना, इनको हटाओ, हमें नहीं चाहिए इनका रूल, आप इंडियन का रूल लेकर आओ, इंडियन की डेमोक्रेसी लेकर आओ. हम जो आप डेमोक्रेसी, आप इंडिया का कैरिकुलम एजुकेशन लेकर आओ, हम उस पे काम करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका वैदिक मॉडल ऑफ गवर्नेंस. उन्होंने कहा वैदिक मॉडल लेकर आओ गवर्नेंस का. वैदिक मॉडल ऑफ गवर्नेंस क्या होती है? स्वराज. Swami Dayanand proposed a Vedic system of governance where rulers would follow the principle of dharma, righteousness and justice. उन्होंने कहा वैदिक मॉडल लेकर आओ गवर्नेंस का, मतलब गवर्नमेंट के अंदर ऐसे रूल्स लेकर आओ, ऐसे रूल्स हमारी यूथ के लिए लेकर आओ जो यूथ के लिए भी पॉसिबल हो, जिसमें हमारे वेदास हो. जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में ही डिस्कस करा कि ये सारा जो प्रिंसिपल्स है आर्यन समाज के, जो स्थापना करी गई है आर्यन समाज की, ये सिर्फ वेदास के लिए करी गई. वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स ना करके हम अपना ही रूल लेकर आए, हम अपनी ही एक सरकार बनाए जिसके अंदर हम अपने ही लोग, हमारे द पीपल, हमारे ही लोग हो और हम काम करें. फिर आता है आपका लास्ट फोर्थ पॉइंट, प्रमोशन ऑफ स्वदेशी indigenous goods and industries. Swami Dayanand promoted the Swadeshi movement, arguing Indians to use locally model-made products instead of foreign goods. ठीक है. He believed that economic self-reliance was essential for national independence. His ideas later influenced Mahatma Gandhi, Swadeshi and non-cooperation movement. Last point जो है इसमें कहता है promotion of Swadeshi, indigenous goods and industries. वो ये कह रहा है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ब्रिटिशर्स जब हमारे इंडिया के अंदर आए तो वो व्यापार करने आए थे, लेकिन जब उन्होंने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज देखी, जो हाथों से बनाई हुई चीजें थी, वीविंग, ये सब, जब हमारे इंडिया की वुमेन, हमारी इंडिया की जो वुमेन थी, वो बहुत सारा काम कर रही थी और हाथों से चीजें बना रही थी, तो उनको लगा इनकी जो चीजें हैं इन्हें हटा के हम अपनी चीजें, अपने प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे, अपने क्राफ्ट्स एंड टॉयज लेके जो आज भी मार्केट के अंदर सेल होते हैं, उसको हटा के इंडिया क्या करे, इंडिया अपने ही प्रोडक्ट्स बनाए, सेल्फ रिलायंस बनाए और उसको बेचे, जिससे कि जो बाहर से आने वाली चीजें हैं उस पे भी रोक लगाए गवर्नमेंट. तो ये थे हमारे इसके अंदर आपके पॉलिटिकल व्यूज. तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है. इससे ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा और इतना ही है इसी के अंदर. वेरी गुड स्वाति. स्वाति नहीं, सिद्धि. स्वाति भी बड़ा अच्छा पढ़ाती है, सिद्धि भी, प्रीति भी. थैंक यू मैम. कई इस क्लास में तो ऑलमोस्ट ही सारे बच्चे ऐसे जो तुम्हारी क्लास एक्टिव लगती है, बाकी क्लासेस में बच्चे इतने एक्टिव नहीं हैं.
अब मुझे बताइए, अब आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो गई है। अब जो जो टॉपिक अभी आज हुए हैं, अगर उसमें किसी को कुछ समझ नहीं आया तो मैं बता सकती हूँ, पूछ सकते हो आप। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। एक बार ना 5 मिनट में अपना सिलेबस और देख लीजिए, फर्स्ट यूनिट का कोई टॉपिक अगर रह गया है तो उसको कर लेंगे, नहीं तो फिर हम कल नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर देंगे। एक बार 5 मिनट लगा के देख लीजिए सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं या नहीं। ठीक है। और एक ये क्वेश्चन जो थर्ड यूनिट के फर्स्ट पॉइंट में ही है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टीरियोटाइप्स। ठीक है, ये आपको करना है। नोट कर लिया सभी ने? यस मैम। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आप लीव कर सकते हो।